हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ साथियों सभी लोग अच्छे होंगे। जब इस प्रकार का कोई चीज़ दिखाई देता है ना तो मन में बहुत खुशी होती है। देखो यहाँ पर एक विज्ञापन जारी हुआ है आज यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो 28 मार्च को, ठीक है ना, ये विज्ञापन इन्हें यूके ट्रिपल एससी ने जारी जारी किया है। दोस्तों ये जो है रिक्त पदों के लिए है, क्या क्या पद इसमें है और ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो समूह गौ की भर्तियां हैं, ठीक है, तो माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाणिज्यिक विषय की अर्हता से संबंधित रिक्त पद हैं जो ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। विज्ञापन जारी होने की डेट जैसे कि आपको पता है 28 तारीख आज है, 28 तारीख को है। 5 अप्रैल से इसके फॉर्म बनने शुरू होंगे और 29 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन पत्र संशोधन करने के लिए भी आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आवेदन संशोधन के लिए भी समय इसमें मिल जाएगा 5 मई से लेकर 7 मई तक। अगर कोई दिक्कत होती है, लिखित परीक्षा की जो डेट है वो 6 जुलाई यहाँ पर बताई गई है, जो कि संभावित तिथि होती है, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आगे और क्या क्या पद हैं। थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन पर हम डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो सहायक लेखाकार के हैं दोस्तों 35 और 35 पद, और सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 8। कारागार प्रशासन और सुधार सेवा में देखिए, ठीक है, ये अलग अलग उसके लिए रहते हैं ना, तो सहायक लेखाकार अलग अलग विभागों में है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कुल जो है यहाँ पर 63 पद ये रहेंगे, ठीक है। 29 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन हो सकती है, ये इन्होंने दिया है। ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन मोड में भी परीक्षा कराई जा सकती है। और बाकी की चीज़ें जो है फॉर्म वगैरह ये तो ऑनलाइन ही भरने आपको होते हैं। पदों का विवरण की अगर बात करें तो इसमें नीचे दिया गया है पदों का विवरण। सबसे पहले ये देख लेते हैं सहायक लेखाकार पद नाम, ठीक है। तो सहायक लेखाकार का है, जिसमें जो है कुल पदों की संख्या जो है 55 यहाँ पर रहेगी। कुल पद यहाँ पर 55 रहेंगे। तो पद कोड वगैरह इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सहायक लेखाकार की बात कर रहे हैं, शहरी विकास विभाग में है ये, ठीक है। शहरी विकास विभाग में सहायक लेखाकार। देखिए इसमें टोटल जो पद है दोस्तों 35 यहाँ पर रहेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के 7 पद हैं। बाकी डिटेल में आप देख लेना। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर अनारक्षित, सॉरी, तो ये रहेंगे 35 पद। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे सहायक लेखाकार की सहकारिता विभाग के अंतर्गत, तो यहाँ पर टोटल 8 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी जो है सहायक लेखाकार कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत देखेंगे तो इसके लिए कुल यहाँ पर 6 पद रखे गए हैं। सहायक लेखाकार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर कुल 3 पद जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है अन्य पदों के भी का भी हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। तो एक पद रहेगा यहाँ पर भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय के लिए, ठीक है। तो केवल इसमें एक पद यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद सहायक लेखाकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में अगर बात करें तो यहाँ पर भी केवल एक ही पद यहाँ ने रहने वाला यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक पद रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, कुल मिला के 55 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी का डिटेल आप जो है ये देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और बाकी टेलीग्राम पर भी मैं ये पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है, वहीं से आप देख लेना। बात करेंगे इसके वेतनमान की दोस्तों। वेतनमान में 29,800 रुपये से लेकर के 94,300 तक का ये इसका पे लेवल रहता है। लेवल 5 की ये जॉब है। इसमें ये सैलरी ज़्यादा जाती है, ये बेसिक पे होता है, इसमें बाकी चीज़ें जुड़ती हैं तो ये ज़्यादा हो जाती है। आयु सीमा की अगर बात करें 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक के इसमें आयु सीमा ली गई है, मांगी गई है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त वगैरह रहता है, जैसे कि आपको पता ही है। शैक्षिक अर्हता जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, तो शैक्षिक अर्हता के लिए क्या जरूरी है यहाँ पर, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक दोस्तों, ठीक है, यानी कि वाणिज्य में स्नातक आपका बीकॉम आपके पास इसकी उपाधि, या फिर बीबीए, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर ये भी आपने किया हुआ है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें इसमें मांगी गई हैं। यहाँ पर बात करें अधिमानी अर्हता में, अगर अन्य बातें समान होती हैं तो सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को मतलब मौका दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, ठीक है, न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। और या दूसरा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का, उसके बाद बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पदों की जो सहायक लेखाकार की हैं। तो सहायक लेखाकार में दोस्तों सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ
उत्तराखंड। ठीक है, तो इसके कुल मिला के यहाँ पर 2 पद हैं। ठीक है, कुल मिला के 2 पद हैं और इसकी बात करेंगे वेतनमान के 29,800 रुपये से 94,300 तक, ये भी लेवल 5 की ही नौकरी आपकी होगी। 21 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र आपकी होगी, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर शैक्षिक अर्हता। तो शैक्षिक अर्हता में भी इसमें भी जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक में स्नातक की उपाधि या फिर बीबीए, जैसे कि हमने पहले देखा, पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी और हिंदी टंकण इन्होंने 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से इसमें मांगा है। ठीक है, अधिमानी अर्हताओं की अगर बात करें, अन्य बातें समान होने पर सेम वही है भाई। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की कम से कम, और बी और सी सर्टिफिकेट किसका, एनसीसी का। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने मांगी है। क्या हो जा रहा है भाई पेन को मेरे। चलिए ये बात करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर का है, अभिलेखपाल भी इसको बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं कुल पद यहाँ पर केवल एक ही पद है साथियों इसका। ठीक है, उत्तराखंड सूचना आयोग में है। ठीक है, उत्तराखंड सूचना आयोग में तो केवल एक पद है। इसकी अगर बात करेंगे, ये भी आपका लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक का ही रहेगा, और 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की इसमें एज ली गई है। शैक्षिक अर्हता जो कि अनिवार्य हो जाती है। अनिवार्य अर्हता जो होगी और वाणिज्यिक अर्हता, वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट। ठीक है, आपका कॉमर्स से आपने इंटर किया हो, और उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, इसमें 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ठीक है, अधिमान्य अर्हताएं वही है, 2 वर्ष की सेवा, बी या सी सर्टिफिकेट एनसीसी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे भी निकल कर आती हैं। बात करेंगे कार्यालय सहायक तृतीय लेखा की, तो इसके कुल 4 पद हैं साथियों यहाँ पर। ठीक है, कुल 4 पद हैं जो किसके अंतर्गत है, लिखा है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो इसके कुल 4 पद हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं। कुल मिला के 4 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर इसकी भी बात करेंगे दोस्तों, ये लेवल 4 की जॉब है, तो पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। 27,200 से लेकर के इसमें 86,100 तक जो है आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बेसिक पे है, बाकी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं, डीए वगैरह ये सारी चीजें, फिर बढ़ जाता है। ठीक है, आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक इसमें ली गई। जैसे उसमें 18 वर्ष से था ना, तो इसमें 21 वर्ष से आपसे लिया गया है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की अगर बात करते जो महत्वपूर्ण हो जाती है, तो शैक्षिक अर्हता इसमें हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यानी कि आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन आपका होना है, यानी कि बीकॉम आपने किया होना चाहिए। और कंप्यूटर पर जो है अगर देखेंगे हिंदी में, ठीक है, तो कम से कम इन्होंने कहा है कि 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, और अंग्रेजी में कम से कम 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की अनिवार्य इसमें गति मांगी है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, कुछ भी हो सकता है। अधिमानी अर्हता में वही है, 2 वर्ष की सेवा और बीएससी प्रमाण पत्र। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे, कैशियर की या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसका कुल एक पद है यहाँ पर, जो कि किस में है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के लिए। ठीक है, यहाँ पर केवल एक पद इसमें दिया गया है, और इसका लेवल 3 की है। ठीक है, ये और भी नीचे आ गया है, लेवल 3 में आ गए हैं अब। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक, 18 वर्ष से 42 वर्ष तक की इसमें एज ली गई है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपके लिए है, आप लोग उसको सुनते रहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा लेखा शास्त्र विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और हिंदी में जो है 4000 की डिप्रेशन इन्होंने मांगा हुआ प्रति घंटा। उसके बाद अधिमानी अर्हता में ऐसे मतलब समान होने पर जो है अंक, इसमें जो अंग्रेजी टंकण जानता हो, नंबर 1, दूसरा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा और बी या सी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें से कोई हो, मतलब जिसके पास दोनों होंगे उसको ज्यादा वरीयता मिल जाएगी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कभी कभी हो भी सकता है ना। तो ये चीजें रहेंगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया की अगर बात करते हैं दोस्तों, इन पदों के लिए 100 अंकों की आपकी एक परीक्षा कराई जाएगी, जो कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जैसे कि आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही होती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, पद की शैक्षिक अर्हता। उसके बाद बात करेंगे जैसे कॉमर्स के अकाउंटिंग वगैरह के क्वेश्चन, इसमें इन्होंने ये बोल रहे हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 1 का अवलोकन करेंगे, आगे नीचे इसमें दिया हुआ होगा, इसको हम देख लेंगे आगे चलकर। ठीक है, बात करेंगे सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45%
ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 35% कम से कम अंक लाने होंगे, जिसके लिए आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाकी डिटेल कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता ही है दोस्तों, जो ऋणात्मक होता है तो उसमें 1/4 जो है कट जाता है। ठीक है। तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, आपको पता ही है। अधिमान वगैरह ये है। आयु यहाँ पर मेन हो जाती है, क्योंकि इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। दोस्तों आयु की गणना जो होगी ना, वो आपकी 1 जुलाई 2025 को इसकी आयु की गणना होने वाली है। ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज जो है थोड़ा सा आपको मिल जाएगा इसमें मौका। ठीक है, 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। दिव्यांग वगैरह के लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जो है इस पीडीएफ को पढ़ लेना। आवेदन के लिए पात्रता आपको मैंने बता ही दिया है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। उत्तराखंड के ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाद में आप लोग पूछते हो ना कि यार मतलब हम भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, फलाना ढिमका, ऐसे पूछते हो। देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए। नंबर एक तो है, किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम डेट है, ठीक है, लास्ट डेट जो है, तब तक आपका पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, वैलिड होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जिस दिन लास्ट डेट है तो 29 तारीख को, 29 अप्रैल को लास्ट डेट दी है। अगर 29 अप्रैल से पहले आपका जो सेवायोजन कार्यालय है वो एक्सपायर होने वाला है, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। जल्दी इसको रिन्यूअल करा लो, उसके बाद फॉर्म भर लेना। ठीक है ना। उत्तराखंड अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी पत्र धारक हो। आपके पास मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए वही पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है। ठीक है, वो शर्त क्या होती है? अगर आपके माता पिता कुछ ऐसी सर्विस में हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, या सैनिक हैं, ठीक है, या किसी इन बलों में कार्यरत, या राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राज्य की या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक, और केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है उसमें नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्य करने वाले कर्मी हैं। ठीक है, जिनकी सेवाओं को जो है उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। भाई अगर वो यहाँ रहेंगे तो बच्चे भी उनके यहीं रहेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो लोग मतलब बाहर के हैं, ये उनके लिए बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जॉब करते हैं तो वो लोग, और स्वयं या उनके पति पत्नी जैसा भी स्थिति हो, उनके जो है, उनके बच्चे जो है राज्याधीन सेवाओं में समूह गौ के सीधी भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी होता है, राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवास कर रहे हैं, और खुद या फिर उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, और उनके बच्चे भी जो है समूह गौ के सीधी भर्ती के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी यूपी में है, ठीक है, उसने उत्तराखंड से नहीं पढ़ा होगा उनके बच्चों ने, ठीक है, अब अपने बच्चों को भी तो अपने साथ ले गए होंगे, उनके बच्चे वहीं पर रहते होंगे। अगर तो अब वो लोग भी, अगर उनकी एजुकेशन बाहर से है तो वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं, ये जैसे कि आपको पता भी होगा, इसके बारे में मैंने बता भी दिया, और ये बहुत लंबी थोड़ा है, जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये पता ही है आपको। बाकी तिब्बती है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और चरित्र तो भाई जाहिर सी बात है अच्छा ही होना चाहिए, चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाकी वैवाहिक स्थिति, एक से ज़्यादा पत्नियां या पति ना हो जीवित। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। शारीरिक स्वस्थ था, आप लोग बिल्कुल फिट हैं, सभी को पता है। आरक्षण के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, 14%, 4%, 19%, ये वो सारी चीज़ें। ईडब्ल्यूएस आपको पता है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है जिनको, उनको अपना वो वित्तीय वर्ष 2024-25 या फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी अदर में तो जैसे बना दिया एक बार, तो फिर वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही यहाँ से निकल कर आती है। तो फटाफट से कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसको देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वेम्स ये वगैरह, ऑनलाइन पत्र भरने की इन्होंने बता रखी है कैसे भरना है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो है फीस जो है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है, और ओबीसी हैं, इनके लिए यहाँ पर 300 रुपये की फीस रखी गई है। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनके लिए 150 रुपये। दिव्यांग जो है उनके लिए 150 रुपये, और अनाथ जो है दोस्तों, ऑर्फन जो है, उनके लिए 0 रुपये, यानी कि कोई फीस उनको नहीं देनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल कर आई।
उसके बाद यार देख लेते हैं फटाफट से इसका जो सिलेबस अगर दिया हुआ है तो किस प्रकार से इसका सिलेबस है, थोड़ा सा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। बाकी डिटेल में तो बाद में हम इसको करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में हम इसको बाद में देख लेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये आपका इस प्रकार से सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, क्या क्या आपके कॉमर्स अकाउंटिंग वगैरह से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस, और जो प्रमाण पत्र वगैरह बनने हैं वो कैसे बनेंगे, उनका फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल उन पर ही बात करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि केवल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर ही बात करेंगे, ठीक है। एक बार सिलेबस को मैं देख लेता हूँ कहाँ से शुरू है उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से सिलेबस शुरू हो जाएगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट 3, ठीक है, अकाउंट्स, कैशियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्टोर कीपर, इसके लिए ये है। जिसमें यूनिट फर्स्ट में दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट एक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख सकते हैं आप, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और यूनिट टू में देखिए आप, यूनिट टू में दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। और ये पूरा डिटेल में आप देख लेना यार, बाकी है ना, इतना तो मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा। और यूनिट थ्री में आप देखेंगे साथियों, इसमें मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये आपका यूनिट थ्री में इन्होंने दिया हुआ है। यूनिट फोर में है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड ट्रेड, ये जो है इसके अंतर्गत दिया है यूनिट चार में, ठीक है। यूनिट पाँच में बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट पाँच में है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, यूनिट पाँच में है ये। और इसके अंतर्गत काफ़ी टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिटेल में थोड़ा सिलेबस दे रखा है, तो ठीक है। और यूनिट छः में देखिए आप, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये यूनिट सिक्स में इन्होंने दिया हुआ है। तो ये था आपका सिलेबस दोस्तों, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में मैं एक एक पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप जो है पीडीएफ देख लो। सिलेबस को आप ना अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस को आप, मुझे लगता है कि प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम भी तैयारी कर रहे थे एलटी की या लेक्चरर की, तो हमने भी अपना जो है सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास रखा हुआ था। बार बार फ़ोन निकालने की या वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ें रहती है। साथियों सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर कोई नई जानकारी अगर यहाँ से निकल कर आती है, और ठीक है, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, तो प्लीज़ कमेंट करो आप, ठीक है। कमेंट करके मैं जो है उसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितने रिप्लाई हो पाएंगे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और बाकी लोगों तक इसको शेयर भी कर दो, ठीक है साथियों। और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइब आप कर लेंगे, ठीक है ना। मेरा पेन आज काम सही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको भी। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों। जय हिंद।